पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीतीश कुमार मुश्किलों के बावजूद बिहार में इतने प्रासंगिक क्यों हैं? आइए विस्तार में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। आखिर इतने ज्यादा नीतीश कुमार क्यों फेमस हैं? देखिए, नीतीश कुमार गुरुवार को 10वीं बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, नीतीश कुमार के सार्वजनिक भाषणों का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगी तो वह आत्मविश्वास से भरे और अच्छी हिंदी बोलने वाले नेताओं के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन इस बार बढ़ती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा था और इसके बावजूद नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं। ये बड़ी बात है। अब बढ़ती उम्र का असर भले दिखाई दे रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक हैं, प्रासंगिक आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट आया है 2005 से ही गठबंधन सत्ता में रहा है, आपको पता है, जिसके साथ नीतीश कुमार रहे हैं। 2005 से अकेले अपने दम पर न तो आरजेडी सत्ता में आ पाई है और न ही बीजेपी। 1985 में पहली बार विधायक बने नीतीश, राजनीति के सांध्य काल में हैं, लेकिन उनकी प्रासंगिकता जो है अब भी बनी हुई है, माने रिलेवेंट है अभी भी आज की राजनीति में। और 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर यानी 43 सीट लाने के बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाना पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा कोई है ही नहीं। सर, तो सेहत और लोकप्रियता पर उठने वाले सवालों के बावजूद बिहार के लोगों ने भरोसा क्यों किया नीतीश पे? हाँ, उनके सेहत को तो बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने भी किया, प्रशांत किशोर ने भी किया, लेकिन फिर भी बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार पर ही भरोसा जताया। नीतीश कुमार एक तरफ थे जो बढ़ती उम्र के कारण सवालों के घेरे में थे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव थे जो युवा थे, लेकिन फिर भी लोगों ने चुना किसको? नीतीश कुमार को। बिहार ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय राजनीति में एक दिलचस्प किरदार बन चुके हैं नीतीश कुमार, और बिहार में सबसे ज़्यादा वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर रहे और अब उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बिहार की राजनीति में देखें तो यहाँ 3 बड़ी पार्टियाँ हैं, एक आरजेडी, दूसरी बीजेपी और तीसरी पार्टी है जेडीयू। और आरजेडी में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के कार्यकाल को विपक्षी पार्टियां जंगल राज कहकर आलोचना करती हैं। बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करती रही है, वहीं जेडीयू दोनों पार्टियों के साथ अपने लिए मध्य मार्गी राह अपनाती रही है, मतलब बीच का रास्ता। और साल 2003 में अस्तित्व में आई जेडीयू ने खुद को समाजवादी सोच पर ढाला या समाजवादी रास्ते पर आगे बढ़ाया, और नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू के संख्या बल के साथ आरजेडी और बीजेपी के साथ गठबंधन में जब चाहते हैं चले जाते हैं, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं उसी की सरकार बन जाती है। बिहार की राजनीति में आज भी एक बैलेंसिंग फैक्टर है, और इस बार तो चुनाव में ज़्यादा मजबूती के साथ वापस आए हैं। सर, तो नीतीश कुमार लगभग 2 दशकों से सत्ता में, फिर भी उनकी जो लोकप्रियता है वो बरकरार है। हाँ, नीतीश कुमार 77 और 80 का चुनाव हार गए थे, आप जान लीजिए। 1990 में जब लालू का उभार हुआ तो बीजेपी को एक ओबीसी चेहरा चाहिए था जो लालू के समानांतर खड़ा किया जा सके। वह चेहरा नीतीश कुमार ही थे, और बीजेपी ने उनको राजनीतिक रूप से मजबूत किया। नीतीश कुमार को भी इस बात का अंदाज़ा है कि बिना गठबंधन के बिहार में नहीं टिक सकते हैं, यानी एक साथ वह बीजेपी और आरजेडी दोनों से नहीं लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार को जब नवंबर 2005 में सत्ता मिली तो जेडीयू बहुत मजबूत सांगठनिक बेस वाली पार्टी नहीं थी। बिहार की राजनीति जाति प्रधान रही है, लेकिन नीतीश कुमार इसे कास्ट टू क्लास की ओर ले गए, क्योंकि उनके कास्ट के लोग कितने थे? 2% 2.5%, तो उन्होंने कास्ट से क्लास की ओर ले गए और उन्होंने विकास को केंद्र में रखकर राजनीति की। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जातियों की गोलबंदी नहीं की, लेकिन उन्होंने यह गोलबंदी करके इन जातियों के लिए नीतिगत फैसले लिए और हर जाति के बड़े नेता, चहेता नेता बन गए। सर, तो नीतीश कुमार का लवकुश जो फॉर्मूला था वो लालू यादव के माई फॉर्मूला पर भारी कैसे पड़ गया? हाँ, बात आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि लालू यादव का एमआई समीकरण तो बहुत बड़ा था, उसका बेस बड़ा था, यादव और मुसलमान मिलाकर 32%, और नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण था वो तो महज 8 से 10% है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार हमेशा भारी पड़े, 20 साल से सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। और आप देख लीजिए कि अगर
कुर्मी के साथ कोयरी को जोड़ भी दिया जाए तो ये तकरीबन 7% होता है, और लालू यादव के वोट बैंक को जोड़ दिया जाए MY समीकरण को तो 32% होता है। तो कुर्मी कोयरी को बिहार की राजनीतिक शब्दावली में लौकुश कहा जाता है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने साथ केवल कोयरी और कुर्मी को नहीं बल्कि महिलाओं, अति पिछड़ी जातियों को भी जोड़ने की सफल कोशिश की, और इस बार JDU का वोट शेयर 19% से ज़्यादा हो चुका है। तो नीतीश कुमार ने अपने 2 दशक के शासनकाल में महिला केंद्रित कई योजनाओं की शुरुआत की। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ी जातियों, महादलितों और महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, और उनका एक नया वोट बैंक का सेगमेंट तैयार हुआ। तो मतलब उन्होंने नई कंस्टिट्यूएंसी बनाई वोट बैंक की। सर, तो नीतीश कुमार ने बीते 20 सालों में जो सोशल इंजीनियरिंग की है वो आज भी असरदार है। बिल्कुल, देखिए केवल सोशल इंजीनियरिंग ही नहीं की ना, उन्होंने लड़कियों के लिए साइकिल, पोशाक जैसी योजनाएं चलाकर महिलाओं को अपना वोटर बनाया। साल 2010 में जिस महिला ने नीतीश कुमार के लिए वोट किया होगा, अब उसकी बेटी भी नीतीश कुमार के लिए वोट कर रही है। यानी एक तरीके से जनरेशन टू जनरेशन की पसंद नीतीश कुमार बने हुए हैं। नीतीश कुमार ने यह किया कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की तरह ही अति पिछड़ा और महादलित कैटेगरी पर लगातार काम किया, जिससे ये जातियां जो आबादी के लिहाज से बड़ा वोट बैंक है, नीतीश के पक्ष में गुलबंद हुई। 36% है अति पिछड़ी जातियां, और वो नीतीश के साथ खड़ी हैं, और यही कारण है कि नीतीश ताकतवर बनकर उभरे हैं। तीसरा, बिहार में जाति जनगणना उन्होंने कराई। इस गणना का विरोध बीजेपी लगातार कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे करवाया और विभिन्न जातियों का आंकड़ा स्पष्ट तौर पर सामने आया। इस डेटा के संदर्भ में भी नीतीश फिलहाल एनडीए की मजबूरी बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति के बारे में भी कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। कैसे सरकार बनाएगी बीजेपी, कैसे सरकार बनाएंगे तेजस्वी यादव, तो माइनस नीतीश सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सर, इस चुनाव में कहीं ना कहीं जीविका दीदियों ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। देखिए, स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्होंने बहुत काम किया। जिस तरह से 1,40,00,000 जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने की उन्होंने कोशिश की, उसका फायदा तो मिलना था। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, और महिलाएं उनके पक्ष में गुलबंद भी नजर आईं, और सुशासन बाबू के नाम से एक वक्त मशहूर हुए नीतीश अब 75 साल के हो चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार के समर्थकों को उम्मीद है कि अब भी रोजगार वहीं देंगे, पलायन वहीं रोक पाएंगे, और बिहार को आगे वहीं बढ़ा पाएंगे। तेजस्वी यादव पर लोगों ने भरोसा नहीं किया, तभी तो दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ उनकी पार्टी चुनाव जीती है, एनडीए को सफलता मिली है। सर, तो अब सबके जहन में एक सवाल है कि 10वीं बार शपथ लेने वाले नीतीश कुमार कब तक सत्ता में रहेंगे? हाँ, ये तो सवाल जरूर है सबके जहन में कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन कब तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि उनके नाम पर एनडीए गठबंधन को वोट मिला है, आप जान लीजिए। तो अभी मुख्यमंत्री तो बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि आगे भी बने ही रहेंगे, क्योंकि अगले साल कई राज्यों में चुनाव है, और बीजेपी गलत मैसेज नहीं देना चाहेगी उनको कुर्सी से हटाकर। बीजेपी थोड़ा इंतजार करेगी मुझे लगता है, और शायद अपने आगे चलकर छोड़ दें तो दिगर बात है, लेकिन बीजेपी उनको जबरन हटाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि अति पिछड़ा समाज में बहुत खराब मैसेज जाएगा। और दिलचस्प है कि 20 साल के बाद भी नीतीश कुमार अभी भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। मानव विकास सूचकांक में बिहार भले नीचे है, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, प्रति व्यक्ति आय सभी राज्यों की तुलना में बिहार अभी पिछड़ा हुआ है। फिर भी 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के शासन के खिलाफ कोई विरोधी लहर नहीं थी, सत्ता विरोधी लहर। ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि बिहार बहुत आगे बढ़ गया, ठीक है, बिहार में सड़कें बन गई, बिजली दुरुस्त हुई, कानून व्यवस्था में सुधार आया, काम किया बहुत कुछ नीतीश कुमार ने। लेकिन अब रोजगार तो अभी भी एक बड़ी समस्या है, पलायन अभी भी एक बड़ा मुद्दा है, और उद्योग धंधे जितने लगने चाहिए थे नहीं लगे, ये भी सच है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं थी, और जनता ने उनको ही चुना, उन पर ही भरोसा जताया, क्योंकि एक जंगल राज का जो नैरेटिव था वो बहुत काम कर रहा था कि तेजस्वी आएंगे तो फिर लालू राबड़ी वाला शासन आ जाएगा, मतलब जंगल राज आ जाएगा, अपराधी बेलगाम हो जाएंगे। और उस नैरेटिव ने
गोलबंद कर दिया लोगों को नीतीश कुमार के पक्ष में। सर, तो क्या ये बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प नहीं है? अभी तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। विकल्प तो जनता ही न देगी, लेकिन जनता ने अभी तक दिया नहीं है। लेकिन हाल के सालों में डेमोक्रेसी में वोट को योजनाओं के जरिए खरीदा भी जा रहा है। इस बार भी 10,000 रुपये चुनाव के दौरान लाखों महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र किए गए और सबसे बड़ी जीत की वजह यही माना जा रहा है। जाहिर है कि इसका फ़ायदा सत्ताधारी पार्टी को हुआ है और नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा अभी तक बिहार में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री थोड़े हैं जिन्होंने रेवड़ी बांटी है। कई राज्यों में ऐसा प्रयोग हुआ है। झारखंड में भी सरकार बनी है। हेमंत सरकार तो महिलाओं के लिए जो योजना की शुरुआत की थी उसी के बल पर आए। वहाँ भी तो महिलाओं ने ही उनको सत्ता पर में लौटाया और नीतीश कुमार ने भी चुनाव के ठीक पहले महिलाओं के हक में बड़े बड़े फैसले लिए। वैसे तो महिलाओं के लिए शुरू से काम करते रहे हैं, महिलाएं शुरू से उनके साथ खड़ी रही हैं, लेकिन इस बार 10,000 चुनाव से ठीक पहले अकाउंट में भेजकर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और उसका असर ये हुआ कि कोई सत्ता विरोधी लहर नजर नहीं आई और नीतीश कुमार प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापस आ गए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या राय है? और बिहार की राजनीति में लगातार 20 साल से टिक रहे नीतीश कुमार अब फिर से 10वीं बार शपथ ले चुके हैं, तो अब उनको लेकर आपकी क्या राय है और इस बार बिहार में क्या कुछ सुधार होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।